नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस के 66 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस के अभी 4 उम्मीदवार नाम पेंडिंग है और ऐसे में हरियाणा में नामांकन का जो आखिरी दिन 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 8 अक्टूबर को नतीजे होंगे घोषित और ऐसे में कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों के लिस्ट में कई समीकरण साधे और 2019 की अगर बात की जाए, विधानसभा का चुनाव हारे 12 नेताओं को टिकट दिया गया है। 34 नए चेहरों को भी उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट और ऐसे में हरियाणा में आज नामांकन का आखिरी दिन है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, हरियाणा में कांग्रेस के 86 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बाकी 4 जो सीटें पेंडिंग हैं उस पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, तो कब तक लिस्ट आने की उम्मीद? देखिए, बिल्कुल। और कांग्रेस की जो लिस्ट घोषित की गई है 45 उम्मीदवारों की, देर रात ये लिस्ट आई है। पहले 40 और उसके बाद 5 अन्य उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। पूरी तरीके से इसमें दबदबा दिखता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और जिस तरीके से नाम सामने आए हैं, इससे पहले 28 जो सिटिंग विधायक थे उनका नाम घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कई महत्वपूर्ण चेहरों को टिकट मिले हैं, उनके बेटों को टिकट मिले हैं। इसमें जो हिसार से सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, उनके बेटे को भी टिकट मिला है। इसके अलावा जो आदित्य सुरजेवाला है, कैथल से चुनाव लड़ेंगे, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। इसके अलावा पंचकुला से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं जो चंद्रमोहन, उनको टिकट दिया गया है। ये लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई जो भजनलाल के दूसरे बेटे हैं, वो बीजेपी में शामिल हैं। और कहीं ना कहीं एक समीकरण लगातार साधते हुए इस लिस्ट के जरिए कांग्रेस पार्टी दिखी है। इसमें कास्ट कॉम्बिनेशन और इसके अलावा नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। 34 नए चेहरे आजमाए गए हैं। ज्यादातर सीटों पर जिस तरीके से जो समीकरण बनाया गया है उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो बीजेपी की लिस्ट आई है और जिस तरीके से उम्मीदवार घोषित हुए हैं उसमें वो अपने विनिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतार सकें। और इसलिए 4 सीटें अभी होल्ड पर हैं, जिसमें भिवानी और इसके अलावा सोहना सीट शामिल है, उकलाना सीट शामिल है, इसके अलावा नानो सीट शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण सीटें हैं। जिस तरीके से इन सीटों पर नजरें लगी हैं, ये कहा जा रहा है कि ये गठबंधन के सहयोगियों को दी जानी है, जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम चर्चाओं में है। सोना सीट उनको मिल सकती है। हालांकि यहाँ से जितेंद्र भारद्वाज भी वो दावेदार हैं कांग्रेस की ओर से। ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ जो भिवानी की सीट वो सीपीआई को जा सकती है, ये चर्चाएं हैं। तो ये जरूर है कि अब इन सीटों पर क्या नाम घोषित वो पार्टियां करेंगी जिनके कोटे में सीटें जाएगी, या फिर कांग्रेस की ओर से औपचारिक जानकारी दी जाएगी, उसका इंतजार है। फिलहाल जिस तरीके से जो समीकरण बने हैं इसमें महिलाओं, युवाओं को तवज्जो दी गई है इस लिस्ट में। साथ ही जिस तरीके से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, उनके गुट को भी लोगों को टिकट मिले हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला को उनके बेटे को टिकट दिया गया है। आदित्य सुरजेवाला को कैथल से, वो लगातार इस सीट पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन ये कांग्रेस ने तय किया था कि सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उसी को फॉलो किया गया। लेकिन 12 ऐसे चेहरे हैं जो पिछले 2019 में चुनाव में हार गए थे, लेकिन उनको टिकट मिला है। और ऐसे में कई कॉम्बिनेशन इसके जरिए कांग्रेस पार्टी साधती हुई नजर आई है। इसी के साथ एक बड़ा मुकाबला हरियाणा का वो तय हो रहा है, क्योंकि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। ऐसे में 3 बजे तक का ये समय निर्धारित है और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो उम्मीदवार सामने आएंगे क्षेत्रवाई और जो अलग अलग पार्टियां हैं, इस तरीके से आईएनएलडी और बीएसपी का गठजोड़ हुआ है, जेजेपी का चंद्रशेखर की पार्टी से गठजोड़ है, वो तमाम चीजें हैं। क्या फैक्टर ये असर डालेंगे? इसके अलावा निर्दलीय जो ताल ठोकेंगे वो भी बड़े सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट के बाद कुछ नाराजगी की खबरें आ रही हैं। और ऐसे में विजय जैन को टिकट नहीं मिला है पानीपत सिटी से, ये कहा जा रहा है, इसलिए वो नाराजगी जता सकते हैं। इसके अलावा जो पानीपत रूरल सीट है उस पर भी वहां पर नाराजगी देखी जा रही है। तो अभी निश्चित तौर पर कई नाराजगी भरे कदम और इसके चलते क्या बगावत होगी, कई सीटों को लेकर
ये सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आखिरी दिन है, इसी के साथ ज्यादा गुंजाइश नहीं बचेगी विरोध प्रदर्शन की, इसलिए आखिरी वक्त में कांग्रेस ने ये लिस्ट रिलीज की है। जी प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा जो है वो साफ है। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरे साफ नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीतना कितना चुनौतीपूर्ण साबित होगा? देखिए, भले ही कांग्रेस ने अपने सीएम फेस को अनाउंस ना किया हो, लेकिन जिस तरीके से इस लिस्ट में और पहले लिस्ट में दबदबा दिखा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे का, ऐसे में चुनाव जीतने के बाद ज्यादा समर्थक विधायकों के आने की सूरत में वो उन्हीं पर दांव लगाएंगे। हालांकि पार्टी आलाकमान को फैसला छोड़ा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑप्शन अब उनके लिए बने रहेंगे कि वो इस रेस में परोक्ष रूप से शामिल हैं। भले ही पार्टी ने अभी घोषित न किया हो अलग वजह से, लेकिन दूसरी तरफ जिनके समर्थक विधायक आएंगे जीतकर, वो निश्चित तौर पर अपनी पसंद को तवज्जो देंगे और उसको नकारना आलाकमान के लिए भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। अगर चुनाव बाद परिस्थितियां बनती हैं, कांग्रेस सरकार बनाती है, उनके समर्थकों की तादाद ज्यादा रहती है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक फिर से मौका होगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अलग अलग गुट आज जिस तरीके से आलाकमान इस बार रणनीति साधता हुआ नजर आया है, इस लिस्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाले फैसले लेंगे, लेकिन कमोबेश आखिरकार जो यहाँ पर लिस्ट सामने आई है उसमें 38 समर्थक विधायक माने जा रहे हैं हुड्डा कैंप के हैं। हालांकि पार्टी के तमाम नेता हैं ये वो कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर तमाम गुटबाजी के सवाल रहते हैं, तो ये सस्पेंस तो बना हुआ ही है। और निश्चित तौर पर ऐसे वक्त जब चुनावी लड़ाई चल रही हो और ये चुनावी मुकाबला महत्वपूर्ण हो, तो हर सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। लिहाजा किस सीट पर किसका दबदबा रहने वाला है, ये चुनाव परिणाम साफ करेंगे और उसके बाद ही मुख्यमंत्री फेज को लेकर तस्वीर साफ होगी। फिलहाल एक कड़ा मुकाबला हरियाणा में होने वाला है। जो 5 अक्टूबर को चुनावी मुकाबला है, उससे पहले आज उम्मीदवारों का जो पूरा मैदान है वो साफ हो जाएगा। कौन किसके सामने कितना बड़ा उम्मीदवार यहाँ पर लेकर आता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नामांकन के बाद मिलने वाले हैं। तो इसके बाद असली मुकाबला मैदान में लड़ा जाना है, जिस पर तमाम निगाहें लगी। ठीक है प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो कांग्रेस बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतर रही है, तो ऐसे में क्या बीजेपी कांग्रेस के इस कमजोर कड़ी के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकती है? क्या लगता है? देखिए, ये जो सवाल है निश्चित तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओबीसी फैक्टर को साधने के लिए बीजेपी ने नायब सैनी को आगे किया था। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कमजोर करने के लिए और उसका विकल्प देने के लिए ये आजमाया गया। लेकिन लोकसभा के चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से कांग्रेस को कामयाबी मिली, 5 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे, और ज्यादा जीत सकते थे अगर एकजुट रहते, ये सवाल भी खड़े हुए और इसीलिए नया समीकरण बनकर उभरा है। अगर उन सीटों के समीकरण को देखें तो अलग अलग हलकों में करीब 56 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के आधार पर वो आगे रह सकती है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा है, तो ऐसे में ये नेक टू नेक फाइट हो सकती है और अदर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अदर फैक्टर जो है वो कितने कामयाब हो। जी, लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस के 86 सीटों पर उम्मीदवार घोषित है और ऐसे में कांग्रेस के अभी 4 उम्मीदवार नाम पेंडिंग हैं और ऐसे में लगातार हमारे साथ प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं। प्रदीप कुमार, नेताओं का दल बदलने का दौर लगातार जारी है, ऐसे में क्या लगता है कि इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल, और अमूमन जब भी चुनावी मुकाबला होता है, जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं वो दल बदलते हैं और बीजेपी में जिस तरीके से बगावत देखने को मिली थी, इसको भांपते हुए पहली लिस्ट के बाद लगातार कांग्रेस ने अपनी आगे की लिस्ट पर मंथन किया था। उनको भी अंदेशा था कि उनको भीतर घात का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए पूरे समीकरण साधते हुए आखिरी वक्त में यानी आज जब महज नामांकन का 1 दिन बचा है, तब उन्होंने देर रात लिस्ट जारी की है। पहले उन्होंने 40 उम्मीदवारों का ऐलान किया, फिर 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया। अभी भी 4 सीटें होल्ड पर है, माना जा रहा है गठबंधन के सहयोगियों को दी जानी है, जिसमें सीपीआई का नाम चर्चाओं में है, समाजवादी पार्टी का, एनसीपी का और इसके अलावा सीपीएम का। लेकिन क्या सीपीएम को सीट मिलेगी, बड़े सवाल हैं। पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि
सीपीआई को सीट मिलेगी। अब ये सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि एक लार्जर जो गठजोड़ का मैसेज देना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ कामयाब नहीं रहा। लेकिन टैक्टिक्स अलायंस की बात हो रही थी, चुनाव बाद के परिणाम पर नजरें रहेंगी और आम आदमी पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तब निश्चित तौर पर सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ज्यादा बयानबाजी नहीं हुई है और उनको शुभकामनाएं दी गई हैं आम आदमी पार्टी को कि लोकतंत्र के पर्व में कोई भी भागीदारी कर सकता है। ऐसे में तल्खियां ना बढ़े इस बात का भी ख्याल रखा गया है। चुनाव के परिणाम से ये साफ होगा कि कौन यहाँ पर कितना बहुमत जुटा पाता है और किस तरीके से समीकरण बदल पाता है, उसी के बाद आगे की रणनीति जाहिर होगी। फिलहाल अब चुनावी मुकाबला आज का नामांकन के साथ ही वो असली मुकाबला तय हो जाएगा और इसी के साथ असली लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। ठीक है प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो जो नेता जिन नेताओं में विरोध देखने को मिल रहा है, जिन्होंने दल बदला है, नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या लगता है कि जो बागी हुए नेता हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनौती रहती है जब भी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। अगर उनके अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी खड़ा होता है तो वो समीकरण बिगाड़ सकता है। कास्ट कम्बिनेशन हो, अलग फैक्टर हो, स्थानीय फैक्टर हो, ये तमाम ऐसी वजह होती हैं जो कहीं ना कहीं असर डालती हैं और इसीलिए इस कम्बिनेशन पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर बागी जो है वो लगातार कई सीटों पर खेल बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। अगर उनको मनाया नहीं गया, मान मनोबल की जाती है, उनको बिठाने की कोशिश होती है, उनको सरकार बनने की सूरत में अच्छा पद देने की पेशकश की जाती है, यानी ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। जिनके टिकट कटते हैं वो पर्चा तो दाखिल करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद ऐन वक्त पर जब पार्टी के बड़े नेता आश्वासन देते हैं उसके बाद वो पैर पीछे खींच लेते हैं। लेकिन अगर नहीं खींचते हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबला तय हो जाता है। तब ये समीकरण कहीं ना कहीं असर डालता है और इसीलिए इसको साधने की कोशिश अभी से वो देखने को मिल रही है क्योंकि बगावत को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही यहाँ जो प्लान 2 है उस पर काम शुरू किया था और इसीलिए आश्वासन मिला है उन नेताओं को जिनके टिकट नहीं मिले हैं, उनका भविष्य में ख्याल रखा जाएगा और इसीलिए अब लिस्ट आने के बाद बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश नहीं दिख रही क्योंकि आखिरी दिन है, इसलिए इन वक्त पर लिस्ट को रिलीज किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की निगाहें उन दावेदारों पर है जिनको टिकट नहीं मिला है। ऐसे में उनको पाले में लाने के लिए वो कोशिशें करेंगी और कांग्रेस की जो जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिले हैं उनको लेकर संपर्क साधा जा रहा है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 3 बजे के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि कौन किसके पाले में जाता है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा